नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 से 26 जून तक होगी भारी बारिश। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश को कवर करेगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी है। किशोर रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर, यहां अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अलर्ट के मद्देनजर क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, लगातार मौसम विभाग इस बात का अंदेशा और लगातार अलर्ट जारी कर रहा था कि उत्तराखंड में 21 जून से आसपास मानसून अलर्ट दस्तक दे सकता है। लेकिन फिलहाल मानसून ने अभी 48 घंटे भी पूरे तरीके से वो पूरे पश्चिमी जो हिमालय रीजन है उसको कवर कर लेगा। अब ऐसे में 24 से लेकर 26 तारीख तक एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जो आपदा प्रबंधन टीम है या फिर एसडीआरएफ है, जिला प्रशासन है, उन्होंने अपनी तैयारियां पहले से ही की हुई है। क्योंकि पिछले लगातार अगर कई वर्षों की बात करें पिछले, तो मानसून सीजन में जबरदस्त बारिश होती है और उससे नुकसान भी काफी होता है। तो उसको देखते हुए और उसकी पुरानी चीजों से सीखते हुए इस बार पहले से ही अलर्ट पे रख दिया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि नेचुरल चीज है, लगातार बारिश होती है तो उससे बचा तो नहीं जा सकता, क्योंकि उससे बचाव जरूर किया जा सकता है। इसलिए नदियों किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पे रहने कहा गया है कि अगर बारिश तेज होती है तो आप नदियों किनारे ना जाएं। जो रास्ते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया है, जो पहले से ही तय की गई है कि इन जगहों पे लैंडस्लाइड होता है, तो उन जगहों पर यात्रा कम करें। हालांकि कोविड की वजह से फिलहाल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों को निर्देश दिए कि आप बरसात में खासकर जो भारी बारिश से इलाके हैं उनमें कम जाएं। तो इसको देखते फिलहाल अलर्ट जारी किया, सभी टीमें तैयार है और सभी को अलर्ट जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए किशोर। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रमों में होगा। आरएसएस फॉरेस्ट चीफ जयराज ने अफसरों को लिखित में निर्देश दिए हैं, स्वयंसेवकों को भाग लेने का दिया जाए मौका। बीजेपी का मात्र संगठन माना जाता है आरएसएस, तो वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रमों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए, इसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता दें, जहां पिथौरागढ़ प्रशासन ने चीन सीमा को जोड़ने वाले वैली ब्रिज के टूटने पर जांच बैठा दी है। मुंशियारी एसडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश हुए हैं। यही नहीं, चीन सीमा पर ट्रॉला के साथ पोकलैंड मशीन पहुंचाने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि ठेकेदार से भी वैली ब्रिज टूटने से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। वैली ब्रिज टूटने के बाद बीआरओ ने फिलहाल सेनर नाले पर एक पैदल रास्ता तैयार किया है और हफ्ते भर के भीतर पुल बनाने का दावा भी किया जा रहा है। का मैंने जांच टीम गठित कर दिया है एसडीएम साहब का अध्यक्षता में, और उसमें एक एफआईआर भी हमने दर्ज कर दिया है संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध की उनकी वजह से जो है राज्य की संपत्ति को क्षति पहुंचा हुआ है और इस आपदा की घड़ी में जो है वहां पर यातायात बाधित हुआ है। हालांकि वहां पे हम लोगों ने अस्थायी रूप से एक फुट ट्रैक निर्माण करने के लिए बीआर को सूचित कर दिया है। सीमा को जोड़ने वाला पुल ओवरलोडिंग के चलते जमींदोज हो गया था। वैली ब्रिज टूटने का वीडियो पूरे देश में देखा गया, यहां तक कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया। ऐसे में उस शख्स का जिक्र करना जरूरी है जिसने इस घटना को कैमरे में कैद किया। पेशे से ड्राइवर खुशहाल राम ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया था। खुशहाल का कहना है कि उसने ट्रॉला ड्राइवर को भारी मशीन ले जाने से रोका था, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उन्हें पूरा यकीन था कि पुल टूट जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपना ये पूरा वीडियो कैमरे में कैद किया था। साइड में लगाया था, उसको मना कर दिया था हमने कि अरे भाई ये कमज़ोर पुल है, अगर इसको टारा को खाली ले जाओ, मशीन को अलग से ले जाओ, तो माना नहीं। उसने कहा कि यार हमने इससे पहले भी पहुंचा रखा है इसे, तो हमने फिर ज़्यादा वो नहीं कर पाए, उनको ना मना तो कर दिया था। इसे वो ले गए, हमने कहा यार क्या पता टूट सकता है पुल करके, हमने वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे वीडियो बना रहे थे अचानक बीच में पहुँचा था, तब तक ब्रिज टूट गया।
और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। आज फिर कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। प्रदेश में आज आए 103 कोरोना पॉजिटिव केस। उधम सिंह नगर में 26, पौड़ी में 20, टिहरी में 12 नए केस सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 11, हरिद्वार में 9 नए केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2500 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 29 लोगों की जान गई है। प्रदेश के अंदर अगर बात करें कोविड-19 के चलते रिकवर 1541 हुए हैं। एक्टिव केस 920 बताए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के केस 2500 पार हो गए हैं, लेकिन अब भी स्टेज 3 मानने को प्रशासन इनकार कर रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि पिछले 5 दिन से ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत हो। अब सभी मामले पकड़ में आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में अब तक 106 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं देहरादून में 36 कंटेनमेंट जोन है। लेकिन अभी पिछले 5 दिनों से हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, कोई भी ऐसा पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है जिसकी हम ये ट्रेसिंग ना कर पा रहे हों कि इनको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ होगा। तो ये एक पॉजिटिव बात है जनपद देहरादून के लिए कि अब जो इस तरीके के जो अननोन हिस्ट्री वाले केसेस थे वो आने बंद हो गए हैं, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारा जो और फर्दर जो हम कंटेनमेंट कर रहे हैं या सैटरडे संडे को जो मार्केट बंद हो रहा है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को धीरे धीरे मिल रहा है। और अब बात करते हैं बाबा रामदेव की। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बना लेने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीजों को ठीक करने का दावा किया गया। बाबा रामदेव ने इस दवा को लॉन्च करते हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सफल परिणामों का दावा किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा तैयार हो गई है। दवाओं के ट्रायल के दौरान 3 दिन के अंदर 69% कोरोना रोगी नेगेटिव हो गए। इसके अलावा ट्रायल के दौरान 7 दिन में 100% कोरोना मरीज नेगेटिव हो गए। कोरोनिल और स्वासारी साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पतंजलि की तरफ से भले ही कोरोना को लेकर आयुर्वेदिक दवा तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि दवा के पूरी तरह प्रमाणिक होने में अभी वक्त लगेगा। डॉक्टर के.एस. जोशी का कहना है कि यह पहल बहुत बड़ी है, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में तुरंत कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जब तक कि सरकार की एजेंसी से सर्टिफिकेट ना दे। लेकिन आप और हमें सबको ये याद रखना पड़ेगा कि 3 चरणों से दवाई गुजरती। पहले क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, चूहों पे होते हैं या खरगोश पे या इस तरह के एनिमल्स पे होते हैं। उसके बाद इंसान पे 2 से 3 बार ट्रायल होते हैं। उन ट्रायलों की समीक्षा की जाती है, तब आप मार्केट में आते हैं। मार्केट में आने के बाद आप ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से आप परमिशन लेंगे। जब वो उसको अपनी कसौटी पे कसेंगे उसके बाद वो आपको एक मिनिमल क्लिनिकल ट्रायल की आज्ञा देते हैं आपको। जैसे अभी आपने देखा ग्लेनमार्क को दी गई है, ग्लेनमार्क अपनी एक दवा लेके आ गई है, तो एलोपैथी में एक ग्लेनमार्क भी लेके आए हैं, इधर इन्होंने ये लेके आए हैं। तो इन्हें क्लिनिकल कसौटी पे कसना पड़ेगा।
तो वहीं केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए पतंजलि से जवाब मांगा है। मीडिया में आई खबर का संज्ञान लिया। पतंजलि से इस दवाई का कॉम्पोजिशन बताने को कहा गया। दवा के अध्ययन को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। उस स्थान या अस्पताल के नाम भी बताने को कहा गया। उत्तराखंड सरकार की राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी मांग की गई कि वो इस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस और उससे जो परमिशन से संबंधित दस्तावेज भी भेजे। वहीं नैनीताल में कोरोना पॉजिटिव द्वारा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली से लौटकर घर में क्वारंटीन रहने के बजाय बाजार घूमने पर पुलिस ने दोनों ही भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया है। 18 जून को दिल्ली से दो भाई नैनीताल लौटे थे। डॉक्टरों ने उनको होम क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन ये बाजार और अन्य स्थानों पर घूमते रहे। 3 दिन पहले एक भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो नैनीताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में दोनों भाइयों समेत परिवार को सुखताल में क्वारंटीन किया गया तो 120 से ज्यादा लोगों को घरों और सरकारी क्वारंटीन में रखना पड़ा। अब पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ धारा 188 के साथ आपदा प्रबंधन के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इन दोनों के विरुद्ध थाना हाजापुर मुकदमा प्राप्त संख्या 35/20 अंतर्गत धारा 269 आईपीसी, 270 आईपीसी व 188 आईपीसी व 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वही बता दें आपको कि एसआईटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में 8 कॉलेजों के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। घोटाले में दोषी पाते हुए एसआईटी ने मुकदमा दर्ज किया है। सभी कॉलेजों पर 3 करोड़ 10 लाख के गबन का आरोप है। साई इंस्टीट्यूट, शिवालिक इंस्टीट्यूट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। द्रोणा कॉलेज, शकुंतला देवी सहित 8 कॉलेजों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उप कारागार रुड़की के कैदियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जेल का निरीक्षण किया। बता दें कि बंदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मारपीट का आरोप भी लगाया। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि वीडियो प्रकरण के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उप कारागार का निरीक्षण किया गया और जेलर से लिखित में रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही बंदियों के पास फोन की तलाश ली जा रही, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो ये वीडियो प्रकरण है इसमें यही जानकारी लेने गए थे कि किस समय जो बंदी है संबंधित जिसको चिकित्सकीय उसके लिए ले जाया गया था, उसको क्या समय था, रोस्टर रजिस्टर की जांच की गई और साथ ही साथ जो जेलर है कालापानी महोदय उनसे भी जानकारी ली गई कि किस समय डॉक्टर की विजिट हुई थी, किस प्रकार से पूरा मामला है। तो इस संबंध में लिखित आख्या के लिए उनसे कहा गया है और लिखित आख्या से सारे तथ्यों को उजागर कर वो किया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम बोर्ड की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के अंदर बस चलाने पर सहमति बन गई है। बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल पहले चरण में रोडवेज की 50 बसें चलाई जाएंगी। अगर ये सफल रहा तो उसके बाद दूसरे फेज में बसें चलाई जाएंगी। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 जून से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें सड़क पर चलेंगी। फिलहाल कम दूरी की रूटों पर निगम बसें चलाएगा। राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर लगातार संशय बना हुआ है, लेकिन अब आरटीआई से मिली जानकारी से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि राज्य में कांस्टेबल पद के लिए तो पोस्ट ही नहीं है, तो कैसे इन पदों पर भर्ती होगी। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में साल 2014 में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती खुली थी, लेकिन 6 साल बाद महाकुंभ को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बार फिर 1700 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए शासन से लेकर सरकार तक सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी। लेकिन आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के बाद अब भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं डीजी का कहना है कि जब प्रमोशन होगा तो पोस्ट खाली होंगी। देखिए, साल 2014 से उत्तराखंड पुलिस की भर्ती नहीं आई है। ऐसे में जो युवा हैं उत्तराखंड के जो पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हैं वो खासे परेशान है। इसी को लेकर मैंने एक आरटीआई दाखिल की थी उत्तराखंड पुलिस में, जिसमें जवाब आया कि उत्तराखंड पुलिस में भर्ती शून्य है। एक प्रकार से आदमी हमारे अभी भी 1000 के से ज़्यादा कम हैं, किंतु वो हेड कांस्टेबल रैंक पे हैं, इसलिए वो कांस्टेबल की रिक्ति पूछते हैं तो कह देते नहीं है। हेड कांस्टेबल में रिक्ति है जो कांस्टेबल से ही भरी जानी है, जो ही वो प्रमोशन हो जाएंगे तो कांस्टेबल की रिक्ति हो जाएगी।
और अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषणा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जिसको लेकर अधिकारी काम करें। इंग्लिश मीडियम के स्कूल सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर ही संचालित किए जाएंगे। अभिनेता से नेता बने और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद राज बब्बर का आज जन्मदिन है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के जिन नेताओं के कार्यकाल में राज बब्बर 2015 में राज्यसभा सांसद बने, उसमें हरीश रावत और किशोर उपाध्याय शामिल हैं और इन्हीं 2 नेताओं ने राज बब्बर को बधाई भी दी। लेकिन अब कांग्रेस के बाकी नेता अपने राज्यसभा सांसद की उत्तराखंड न आने की आदत से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत का कहना है कि साफ देखा जा सकता है कि बधाई कौन दे रहा है। वहीं राज बब्बर को इस बात की बधाई कि उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। का चयन के पीछे जितने कारण हैं और कौन बधाई दे रहे हैं वो आप सब समझते हैं अच्छी तरीके से। अब निश्चित रूप से यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब वो प्रॉपर एडजस्टमेंट होता है कि वहाँ नहीं जीते तो यहाँ जीत गए थे, तो उनका दिखना ना दिखने के कोई मायने नहीं है। उनकी निधि हमारे अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह चिट्ठी भेजते हैं, वो निधि उनकी प्रॉपर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बट रही है, वो ठीक कार्य कर रहे हैं। और बधाई जन्मदिन की, क्योंकि उनका राज्यसभा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। वहीं राज बब्बर की गैर मौजूदगी को अब बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। बीजेपी का कहना है कि जन्मदिन की बधाई से पहले कांग्रेस ये बताए कि राज्यसभा सांसद है कहां। आज किस बात का जन्मदिन बना रहे हैं, पर आखिरकार है कहां। पहले कांग्रेस पार्टी से मैं जानना चाहूंगा कि माननीय राज बब्बर जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, कहां पर हैं, किस स्थिति में हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत कई मौकों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर तारीफ का मतलब क्या है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत की तरफ से त्रिवेंद्र रावत की तारीफ को व्यंग्य यानी कमेंट बताया है। उनका कहना है कि इसमें उनकी कोई रणनीति भी हो सकती है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको मैं 2 तरीके से परिभाषित करता हूं। या तो उन्होंने व्यंग्य किया है, व्यंग्य के रूप में ही, नहीं तो किसी प्रतिपक्ष के नेता की तारीफ जो है, अगर उसने कोई बहुत बड़ा काम न किया हो, और मुझे ऐसा कोई काम दिखाई नहीं देता है। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने पुतला फूंका। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार तेल के दामों को बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। वहीं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार वालिया समेत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम को ज्ञापन भेजा। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते करने की मांग कर रहे थे। कार्यकर्ताओं की दलील थी कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार नीचे गिर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार भारत में दाम कम नहीं कर रही, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन देश में दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इंदिरा हृदयेश ने त्रिवेंद्र रावत सरकार से मांग की कि वो अपने स्तर पर लोगों को दामों में राहत दे। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी को कम करे ताकि लोगों को सस्ता तेल मिल सके। इसे लगातार दाम कभी नहीं बढ़ते थे, पर इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे नियंत्रित करने में असफल रही है। तो मेरी अपील है कि इसे नियंत्रित करें और अपनी ओर से लगाए हुए टैक्स को खत्म करें। मेरी केंद्र सरकार से ये भी अपील है कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आएं और सभी वो उपाय करें जिससे आम जनता को राहत मिले। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।